आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गांव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। भूल जाए जो रास्ता थोड़ा वापस आना दौड़ा दौड़ा। गलियां लेके बैठी हैं तेरी याद था जिसको तूने छोड़ा। यादें भूल सकता लेकिन खुशबू भूल न पाएगा। घूम घुमा के कॉन्वर्सेशनलिस्ट का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। जैसे कि आप सबको मालूम है, लफ्ज़ एक प्रयास है प्रभा खेतान फाउंडेशन का, रिक्ता फाउंडेशन के साथ मिलकर, जिसके तहत हम उर्दू, अरबी और फ़ारसी भाषाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे संबंधित लिटरेचर को लोगों के सामने लाते हैं। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये जयपुर से ही इसकी शुरुआत हुई थी और मैं आपको बताऊं कि ये एक मोस्ट लव्ड इवेंट है, जयपुर का नहीं, बहुत सारे शहरों का। क्योंकि भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी, चाहे उर्दू, चाहे अरबी या फ़ारसी, जो लोग इसमें लिखते हैं उनकी वजह से इस भाषा का और सम्मान होता है। और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आपके इरशाद साहब के, आप दिल्ली से यहाँ पधारे और आज 30 दिसंबर है और बहुत जल्द हमारा ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और साल के ख़त्म होने से पहले हम इस इवेंट का मज़ा उठाएंगे। तो जो लफ्ज़ कार्यक्रम है उसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं ITC राजपुताना। श्री सीमेंट्स के CSR इनिशिएटिव के तहत इसको सपोर्ट किया जाता है और एहसास विमेन के साथ मिलकर हम लफ्ज़ का आयोजन करते हैं। आज इरशाद खान साहब से बात करेंगे हमारे जयपुर के जाने माने पोएट बकुल देव जी। ज़ोरदार तालियां हो जाए बकुल देव जी के लिए। 8 अगस्त 1983 को संत कबीर नगर के एक साधारण परिवार में जन्मे इरशाद खान सिकंदर साहब ने बहुत कम समय में उर्दू, हिंदी और भोजपुरी के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अपनी पुख्ता पहचान बनाई है। एक आला दर्जे के गज़लगो और गीतकार होने के अलावा इरशाद साहब की खूबियों में संपादन का तजुर्बा भी शामिल है। आपने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक पुस्तकों का संपादन भी किया है। आपके द्वारा लिखित गई कई कहानियाँ साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर सुर्खियाँ बटोर चुकी हैं। आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और यहाँ पर आपकी हिंदी और उर्दू दोनों की ही किताबें यहाँ पर हैं आज। तो अगर कोई उर्दू में पढ़ना चाहे तो वो भी वो साइन करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद साहब आपका। पहले कुछ 20-25 मिनट बातचीत रहेगी और फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप थोड़ा सा हमें कुछ अच्छी शेरो शायरियाँ सुनाएं। स्वागत है आप दोनों का लफ्ज़ के इस कार्यक्रम में। ओवर टू यू बकुल जी। फाउंडेशन की ओर से, लफ्ज़ की ओर से मैं बकुल देव आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में, इस महफिल में। और इरशाद भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली से यहाँ आए, जयपुर तशरीफ लाए। तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है आपकी, पिछले 2 सप्ताह तकरीबन 15 दिन हो गए। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम जो है थोड़ा दिलचस्प हो, बातचीत अच्छी हो, गुफ्तगू अच्छी हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि इरशाद भाई जो हैं, इनका एक शेर मैं बहुत लंबे वक्त तक अपने तारुफ के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ। पहले हम कुछ दूरदर्शन के या आकाशवाणी के प्रोग्राम्स में जाया करते थे तो उसमें एक प्रोटोकॉल हुआ करता था कि आप अपना तारुफ जो है उसमें कोई बात कहिए। तो वो शुरुआत में हम परेशान रहते थे क्या कहें क्या नहीं कहें। फिर एक दिन इरशाद भाई का एक शेर मुझे मिला
और फिर मैंने उसको रिपीटेटिवली यूज़ किया। वो शेर मैं सबसे पहले पढ़ देता हूँ। मैं चराग से जला चराग हूँ, रोशनी है पेशा खानदान का। ये शेर मैंने बहुत जगह इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद फिर मैंने वो क्लिप इनको भेजी भी कि ये आपका जो शेर है ये मैं अपने तारुफ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इरशाद भाई, सबसे पहले तो हम कहाँ से ये शायरी की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई, किस मोटिवेटिंग एलिमेंट की वजह से आप इस तरफ माइल हुए, इसमें एंटर किए, क्या थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ठीक ठीक तो कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको याद होगा कि रेख्ता के ही एक प्रोग्राम में फरहत साहब के सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि अगर मैं शायरी न करता तो ख़ुदकुशी करता, और ख़ुदकुशी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने शायरी को चुना। तो कहाँ से शुरू हुई ये मालूम नहीं, लेकिन एक मिनट के लिए रोकूंगा आपको। खुदकुशी तो आप नहीं करते, आपका एक शेर याद आ गया है मुझे, आप ही सुना दें तो बेहतर है। मसाइल हल न होंगे खुदकुशी से, उलझना ही पड़ेगा ज़िंदगी से। तो जो ये शेर कह रहा है वो खुदकुशी तो नहीं करता, तो कुछ और बताइए, कुछ और रीज़न दीजिए। अच्छा तो ये ज़रूर है कि जब देखिए, अब तो ये जब मैं थोड़ा सा समझदार हो गया तब मैंने ये शेर कहा है, लेकिन जब आदमी अपने कच्चे एहसासात होते हैं उसके और नाजुक लम्हों में होता है कई बार ज़िंदगी के, तो ऐसे मौक़ों पर बहुत सारे नाजुक कदम उठा लेता है। लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा था। वैसे भी हम किस्से कहानियों के देश में रहते हैं, ख़ास तौर से जो गांव है हमारा, तो वो गांव, जैसे मैं अवध का रहने वाला हूँ, जो अवध का गांव है वैसा ही राजस्थान का भी है। जाहिर सी बात है वो किस्से थोड़ा सा तब्दील हो जाते हैं, वो मुहावरे वहाँ से यहाँ तक आते आते कुछ बदल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी जाहिर सी बात है कि जो बड़े थे तो अपनी बात मुहावरों के ज़रिए या किसी मिसाल के ज़रिए या किसी किस्से कहानी के ज़रिए कहा करते थे। तो ये चीज़ मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती थी। तो संभवतः यहाँ से कुछ मन में बीजारोपण हुआ हो, तो इसीलिए जब मैं पढ़ता था तो मुझे दोहे और श्लोक या जिसमें भी गीतात्मकता होती थी वो चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती थी, और आगे चल करके मैं इसमें बहुत आनंद लेने लगा और जाने कब इसमें शेर भी करने लगा। अच्छा, उर्दू पोइट्री के जो दो बेसिक फॉर्म्स हैं उनमें से मैंने जितना आपको पढ़ा है, गज़लें तो आपने खूब कही हैं, नज़मों पर वैसा कंसंट्रेशन नहीं रहा है आपका, तो कोई ख़ास वजह या नहीं? कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी। बस ये है कि गज़ल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए गज़ल से इश्क ज़्यादा है। बाकी यूँ तो मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ और दूसरे सिंफ में भी काम करता हूँ, लेकिन अगर ज़ाती पसंद की बात करें तो गज़ल पहला इश्क है। इरशाद भाई, एक तो गज़लें आपने कही हैं, आपकी 2 किताबें भी छप चुकी हैं, इसके अलावा आपने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे हैं, एल्बम्स के लिए भी गाने लिखे हैं, और नस्र भी आप खूब कहते हैं। जॉन एलिया पर भी आपने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा है जो मेरे ख्याल से कई बार मंचित हो चुका है, कई बार हो, और बहुत अप्रिशिएट भी किया गया है। तो ये एक से दूसरे फॉर्म ऑफ आर्ट में, स्पेसिफिकली राइटिंग में ही, ये जो ट्रांजिशन होता है, ये इसके तजुर्बे के बारे में कुछ बताइए। जैसे एक फॉर्म है पोइट्री का, गज़ल है। अब गज़ल से आप सीधे आपने कोई प्ले लिखा, ड्रामा लिखा, नाटक लिखा, या फिर आप फिल्मी गीतों की तरफ चले गए, या आपने सिंपल कोई नस्ल लिखी। तो ये ट्रांजिशन जो है ये किस तरीके से होता है? देखिए, गज़ल और गीत तो कहीं ना कहीं था शुरुआत से ही, क्योंकि मैं शायरी में जब आपने मुझे जाना या थोड़ा बहुत और दोस्तों ने पहचाना, उससे पहले मेरी रोज़ी रोटी गीत लिख के ही चलती थी जी। तो बस ये है कि मैं हीन भावना का शिकार था, मैं कुंठाग्रस्त था,
मुझे लगता था कि ये मैं बहुत ख़राब काम कर रहा हूँ, गीत वगैरह लिखना ये बहुत ख़राब काम है, तो उसको मैं कहीं जाहिर नहीं करता था। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, जाहिर सी बात है आदमी रोज़ नया होता है। आज जो मैं पैदा हुआ, सुबह जागा हूँ और अब तक मैं बहुत कुछ बदल चुका हूँ, और कल मैं सुबह सो के उठूँगा तो कुछ और होऊंगा। हम रोज़ बदलते हैं। तो आगे चल के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गीत लिखना भी बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है। किसी किरदार के भीतर उतरना, जब हम गीत लिखते हैं तो किसी अपने से बाहर निकलते हैं, किसी और किरदार के अंदर जाते हैं, तब हम एक गीत लिखते हैं। और गज़ल के शेर कहते हैं तो हम बाहर से निकल करके अपने अंदर समाते हैं, तब शेर कह पाते हैं। तो ये तो लगभग एक मेरे साथ पहले से ही जुड़ा हुआ था। हाँ, ये जो ड्रामे की बात आपने की है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रामा लिखूँगा। हाँ, ड्रामा देखने का शौक़ मुझे और पढ़ने का शौक़ रहा। चूँकि दिल्ली में रहता हूँ, मंडी हाउस जैसी जगह है, और वहाँ NSD से लेकर के श्री राम सेंटर तक तमाम बड़े जो सेंटर हैं वो वहीं हैं। तो अक्सर हम लोग मंडी हाउस में प्लेस देखा करते थे। तो जॉन एलिया साहब ने मुझे बड़ा परेशान किया, जबकि जॉन एलिया साहब से मेरा कहीं कोई एक हल्का सा भी कोई रिश्ता नहीं बनता है। ये मैं अमरोहे से भी नहीं हूँ, मेरा कोई पाकिस्तान से भी जुड़ाव नहीं है, मैं अवध का रहने वाला हूँ। और ऐसा जो फ़ैन की बात होती है, प्रशंसक की, तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार ये हुआ कि मैं मशायरों में गया तो किसी साहब ने आके टोक दिया, अरे आप तो जॉन एलिया लग रहे हैं। तो अमूमन मैं चिढ़ जाता था कि यार मैं कहाँ से जॉन एलिया लग रहा हूँ, मेरा क्या लेना देना है। बल्कि रेख्ता के मशायरे में कमेंट में यूट्यूब पर किसी साहब ने लिखा कि साहब आप जॉन एलिया लग रहे हैं। तो बॉम्बे में अक्सर जाया करता हूँ कारोबार के सिलसिले में, तो वहाँ अक्सर जो नए शेर कहने वाले जो नए बच्चे हैं वो मिल जाते थे। कहें आप जॉन एलिया के बारे में बताइए। मैं कहा जॉन एलिया के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, मैं उनके बारे में नहीं जानता कुछ भी। तो बहरहाल इस तरह से कई वर्षों तक जो है, जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते, जो हिंदी के पाठक हैं, ऐसे जो जिज्ञासु लोग थे जो जानना चाहते थे जॉन एलिया के बारे में और मुझे जानते थे, तो जॉन एलिया तक पहुंचने के लिए वो मेरे पास आते थे और बड़ी उनके अंदर ही बेसिक सी बातें होती थी। उनका तलाक कैसे हुआ, वो जाहिदा साहिबा से क्या मामला था, वो पाकिस्तान कब गए, वगैरह वगैरह। तो मामला ये बना कि एक मजमून लिखना चाहिए, एक मजमून लिख दिया जाए जिसमें ये बेसिक बातें लिख करके पीछा छुड़ाया जाए। तो मैं तो मजमून लिखने बैठा था और वो जाने कैसे वो एक प्ले की शक्ल अख्तियार करता होता चला गया, और वो जॉन एलिया का जिन, तो उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा मैंने, तो उसमें बल्कि 5 ही किरदार थे। बाद में उसमें मीर, गालिब, मुसफ़ी और मंटो भी शामिल हुए। तो बनते बनते वो फुल लेंथ प्ले बन गया, और उसकी किस्मत ये थी कि वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसको पहली बार स्टेज किया गया, फिर उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में, और तब से लगातार जारी है। तो उसकी अपनी जर्नी थी, मुझसे बस हो गया एक काम। बहुत दिलचस्प वो ड्रामा रहा आपका। पहली बार इसका मंचन कब हुआ था, जॉन एलिया का जिन? पहली बार मंचन हुआ ये इसी साल भारतीय रंग महोत्सव जो होता है इनका NSD का, तो ये हुआ था मेरा ख्याल है कि 17 फरवरी 2023 श्री राम सेंटर। और ये रंजीत कपूर साहब बहुत बड़ा नाम है और इसमें रंग कर में बहुत बड़ा नाम है, तो रंजीत साहब के निर्देशन में ये पहली बार हुआ। पिछले 10-15 वर्षों में, 10 वर्षों से तो खैर मेरा भी बहुत आपसे क्लोज कांटेक्ट रहा है, और जो संघर्ष आपका रहा है, जो स्ट्रगल आपका रहा है मल्टीपल लेवल्स पे, केवल ये तख्लीकी उसकी ही बात नहीं कर रहा मैं, वो बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। तो उसका कितना इम्पैक्ट आपकी शायरी पर आता है? मतलब संघर्ष सभी लोग करते हैं, स्ट्रगल सभी लोग करते हैं किसी न किसी स्तर पे, लेकिन आपके यहाँ एक एडेड एलिमेंट ये है इरशाद भाई कि हम सभी जो है, हमारा ज़रिया माश, हमारा
जो बेसिक काम है वो कुछ और है और हम उसके साथ शायरी भी करते हैं। आप उन गिने चुने लोगों में से हमारे सर्किल में जो बेसिकली जिनका ज़रिया माश भी शायरी ही है, कविता करना ही है, गीत लिखना ही है और यही आपका बेसिक क्राफ्ट भी है। तो ये जो स्ट्रगल रहा है इस चीज़ को लेकर के, हालांकि वो इरफान सिद्दीकी साहब का एक शेर है कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। तो इसको पस मंज़र में रखते हुए इसका आंसर दीजिए। दरअसल शायरी की वजह से, बल्कि और भी जो मैं जिन विधाओं में काम करता हूँ, तो उन सारे वजूहात को मिला दिया जाए तो उसकी वजह से मुझे हमेशा तिरस्कार मिला, हमेशा। बल्कि आज भी जब हम कभी गांव जाते हैं तो लोग खैरियत पूछने के बाद ये भी मशवरा दिया करते हैं कि कोई ढंग का काम कर दो यार। तो पहले मैंने कुछ ढंग के काम किए, कहीं यहाँ नौकरी कहीं वहाँ नौकरी, इस तरह के जो समाज के मुताबिक ढंग के काम हैं। तो वो शायरी और तमाम और लेखन हाशिए पर था, लेकिन वो हाशिए पर भी नहीं रहने दिया जा रहा था। तो उसमें कहीं ना कहीं घर के लोग भी शामिल हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि बचपन में किसी गलती हो जाने पर हमारे वालिद ये कहते थे, हाँ भाई कहाँ गए गालिब। तो और अगर कहीं कोई पढ़ाई में कोई चूक हो जाए तो हंस पढ़ लो। तो इस तरह के जुमले, कभी गुलाम अली कभी कुछ इस तरह से। तो शायद इन सारी चीज़ों से मिल करके ये अंदर एक ज़िद पैदा हो गई कि अब नौकरी नहीं करनी है और कोई और काम नहीं करना है, इसी को इज्जतदार पेशा बना देना है, वहाँ ले जाके खड़ा कर देना है कि इसको भी देख करके लोग कहें कि नहीं ये अच्छा काम है। मुझे क्या इस बात को सुनकर फिर एक शेर याद आ गया इनका, इरशाद भाई का, बढ़ाया इश्क ने रुतबा हमारा, पढ़ा जाता है अब लिखा हमारा। तो ये जब आपने बात कही तो ये शेर दिमाग में आया मेरे। अच्छा इरशाद भाई, एक और चीज़ बताइए मेरे को कि ये हफीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न हिंदी न उर्दू न हिंदुस्तान, आपकी शायरी की ज़बान जो है उसके बारे में बात की, कहाँ की ज़बान है? देखिए, आप दिल्ली के हैं, अवध के भी हैं। दरअसल बचपन से ही मैं 12 साल की उम्र में, उसका अभी मैं खुलासा तो नहीं कर सकता, लेकिन 12 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था और एक बहुत लंबे वक्त तक घर से बाहर रहा, लगभग 3-4 बरस। तो वापस जब मैं घर आया हूँ तो 16-17 साल का हो चुका था। तो अवध में मैं रहा, बिल्कुल देहात में, वहाँ दादा दादी के पास काफ़ी साल रहा। बचपन दिल्ली में बीता, फिर वापस हम दिल्ली में ही हैं, और इसी दरमियान और भी बहुत सारे हिंदुस्तान के शहर। और जैसे मुझे संयोग उठा करके कहीं ले जाके पटक देता था। आपको जान के हैरानी होगी कि मैं कभी गुजरात नहीं गया था, लेकिन जब मैं पहली बार गुजरात गया और जिस दिन मेरी वापसी थी वहाँ से, उसी दिन गुजरात वो दंगे शुरू हो गए और मैं दंगों में फंस गया था। वो एक दूसरा जन्म था मेरा वापसी का। तो इस तरह के बहुत संयोग घटित हुए हैं कि तमाम शहर जाना हुआ, पहाड़ों में जाना हुआ। तो मुझे ऐसे कभी ख्याल ही नहीं आया, जो एक ट्रेडिशन होता है कि आदमी ट्रेडिशनल तरीके से, या उसे विरासत में कोई चीज़ मिलती है, तालीम मिलती है, या उसके यहाँ जो है उसके वालिदैन या और लोग कहीं से शायर या आर्टिस्ट होते हैं, वो भी दूर दूर तक नहीं था। तो मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था ना कि शायरी की ज़बान क्या हो, और मैं जानता भी नहीं था, अनभिज्ञ था बिल्कुल। तो मैं तो जो बोलता था, मुझे एक बार मैंने अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब से ये बात कही
चूँकि अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब मुझे बिल्कुल बचपन से, वो जो मैं 12-13 बरस की उम्र में जब मैं निकला था तब से वो मुझे जानते हैं। शिव मूर्ति जी, अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, ये दोनों ही लोग। तो मैं संकोची बहुत ज़्यादा था, तो लेकिन बहुत हिम्मत जुटा के कभी कभी अपनी बात बिस्मिल्लाह साहब से कह दिया करता था। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि मेरे पास तो कोई शब्दकोश नहीं है, मेरे पास कोई भाषा नहीं है, और मैं तो फारसी और दूसरी ज़बानें नहीं जानता, ठीक तरीके से हिंदी भी नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे शायरी करूँगा। तो बिस्मिल्लाह साहब ने, मुझे याद है कि एक मतला सुनाया कि एक ज़रा सी दुनिया घर की, चीज़ें इसमें दुनिया भर की। बोले बताओ इसमें कौन सा मुश्किल अल्फाज है? नहीं। बोले जिस ज़बान में बात कर रहे हो तुम मुझसे, इस ज़बान में करो शायरी। शब्दकोश पढ़ करके कौन शायरी करता है? तो वहाँ से थोड़ा सा हौसला मिला। तो मैं जिस ज़बान में बात, तो इसलिए आप देखेंगे कई बार अवधि का भी कोई रंग आ जाता है या कोई मुहावरा आ जाता है। मैं इस वजह से ये बात पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक फरहत एसाज साहब के साथ आप रहे हैं, और उनका जो लहजा है या जो उनकी भाषा, उनकी ज़बान, उनका जो सिंटेक्स है वो आपकी शायरी में नहीं है। फिर उसके बाद आप तुफैल जी के साथ लंबे अरसे तक रहे हैं, एग्जैक्टली उनका भी सिंटेक्स आपके यहाँ पर नहीं है। अब तुफैल जी से तो चलिए आप बाद में मिले, लेकिन अब शुरुआती दिनों में आप जिनके साथ रहते हैं, यूजुअली ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट आपकी भाषा पर, आपकी ज़बान पर, जो लफ्ज़ आप बरत रहे हैं अपनी शायरी में, उनमें आने लगता है। आपकी शायरी जब पढ़ते हैं तो उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं होता, मतलब कोई इजाफत अतफ़ो इजाफत नहीं है उसमें कहीं, मतलब बहुत मुश्किल से कोई एक आध जगह मिल जाए तो मिल जाए, बाकी बिल्कुल वो साफ, जैसे वो बोलचाल की जो ज़बान है वो है। तो ये इम्पैक्ट मतलब अमूमन आ जाता है, आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है। फरहत एसाज साहब के साथ इतना लंबा अरसा गुजारने के बाद भी, तो वो कुछ बताइए इसके बारे में कि ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया? ऐसा था ना कि हम जैसे जिस हालत में थे उसी तरह पक गए थे, उसी ज़बान के साथ। अब उस पर ज़बान का रंग नहीं चढ़ सकता था। अब इतना ही हो सकता था कि अगर हम देहाती हैं और हमने ज़िंदगी कहा तो उसको ठीक करके ज़िंदगी कह लेंगे, क्योंकि उर्दू और अरबी पढ़ी हुई थी, तो ये जो है बारीकी तो मालूम थी, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि कोई दूसरा रंग इस पर चढ़ पाए, क्योंकि उससे पहले मैं इसमें काम करने लगा था। ठीक है, वो काम लिटरेरी नहीं था, लेकिन मैं गीत लिख रहा था और वो भी एक काम था। तो वो एक रंग ऐसा पक्का हो चुका था। तो उसमें अगर कई बार मैंने कोई, जैसे एक आध बार तरही में आपने भी देखा है कि ये वो खुल जाएं सलासिल तो मैं खोलूँगा दहन भी, इस तरह के शेर कहे मैंने, लेकिन मुझे लगा कि ये किसके शेर हैं, ये मेरे तो हैं ही नहीं। अच्छे भी होंगे लेकिन वो मुझे अपने नहीं लगे। तो एक आध बार ऐसे ही रियाज के लिए मैंने कुछ कह तो लिया, लेकिन वो अपना ही नहीं लगा। तो फरहत साहब की शायरी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उस तरह से शेर कहना मुझे पसंद नहीं है। वो बल्कि एक तो आता भी नहीं है, सच्चाई तो ये है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आए भी तो फारसी की तरह की लंबी लंबी, वो मुझे वो मज़ा नहीं आता। जी, एक और चीज़ आप बताएं इरशाद भाई, वो ये कि आपकी शायरी पढ़ते हैं तो वो एक अजीब किस्म की तलखी, तंज, मतलब ये जगह 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 नुमाया होता है। और ये मतलब यूँ कहना चाहिए कि जो एक तासीर है आपकी पूरी शायरी की वो यही है, मतलब इसी के इर्द गिर्द ये तंज तो इतनी जगह पर रिफ्लेक्ट होता है, इतने अशार में रिफ्लेक्ट होता है। कई बार पूरी की पूरी गज़ल में 6-6, 7-7 शेर हैं, उनमें से 5 शेर ऐसे हैं जिनमें तंजिया लहजा है। तो ये मतलब दानिस्ता है या लाशऊरी तौर पर आ गया है कि ये जो स्ट्रगल्स रहे हैं ज़िंदगी के, तो वो मतलब उसी फॉर्मेट में ही शायरी हो पाती है और दूसरे फॉर्मेट में हो ही नहीं पाती। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ आपकी पहली किताब आई आंसुओं का तर्जुमा, फिर उसके बाद में दूसरा इश्क,
तो बेशतर गज़लें ऐसी ही हैं या अशार ऐसे ही हैं जो कि इसी एलिमेंट के इर्द गिर्द नज़र आते हैं। जी। दरअसल बकुल भाई, अभी आपने जब बताया मुझे, तब मेरा ख्याल गया इस तरफ कि ऐसा है। तो कभी मैंने इसको सोच समझ के, कोशिश करके ऐसा नहीं किया। शेर जिस तरह से हुए उस तरह से होते चले गए, मैंने अलग से कोई कोशिश नहीं की। अच्छा इरशाद भाई, एक और छोटे से मैटर पे हम डिस्कस कर लें। ये इन दिनों एक बहुत डिस्कशन चलता है, चरबा है, इस्तिफादा है, ठीक है, इंस्पिरेशन किसी शेर से किसी ने ले ली, ठीक है, तो आपका क्या इस पे रुख है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि बहुत सी जगहों पे बिल्कुल यूँ मान लीजिए कि ख्याल एक ही है और वो या तो कई बार तो नज़में एज इट इज़ मिल जाती हैं, शेर तो बात ही क्या। देखिए, शायरी में कुछ बेसिक ख्याल हैं, वो तो हर शायर के यहाँ आते ही आते हैं, अपने अंदाज में आते हैं। किसी से इस्तिफादा करना ये भी ठीक है, लेकिन चरबा या सरका ये तो खैर बिल्कुल ही गलत बात नहीं, है। मेरा सवाल ये है कि इसको डिफाइन करने की कोई तरकीब है क्या, ये पूछ रहा हूँ। मैंने तो इस पर सोचा नहीं, ये आप ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं आप। नहीं, फिर भी आप बताएं थोड़ा सा कि ये कोई मैकेनिज्म हो सकती है क्या जिसमें कि ये इस आर्गुमेंट को ख़त्म किया जा सके कि भाई इस हद तक तो ये चरबा है या इस हद तक तो ये इस्तिफादा है, इसके बाद चरबा। आप कुछ भी कर लीजिए, ये बहस ख़त्म होने वाली नहीं है। कोई और उसमें से कोई और शाख फूटेगी। आप एक प्रश्न हल करेंगे, वहीं से दूसरा प्रश्न पैदा हो जाएगा। ये कभी ना ख़त्म होने वाली बहस है। इस पर बड़े बड़े जो है शुमारे निकलते रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हमसे पहले भी लोग करते रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और मुझे यकीन है आगे भी लोग करते रहेंगे। इरशाद भाई, अपने हमअसरों के कोई 3 शेर आप सुनाएं जो आपको लगता है आपने कहे होते हैं। जैसे अभिषेक शुक्ला, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। ये मैं सोचता हूँ बहुत ज़िंदगी के बारे में, ये ज़िंदगी भी मुझे सोच कर न रह जाए। तो ये शेर मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये काश मैंने कहा होता। या जैसे विकास शर्मा राज के बहुत सारे शेर ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि ये तो मेरा ही है। मैंने कहा नहीं होता, ये तो मेरा ही है, आपने कह दिया है। तो शारिक साहब का शेर जैसे कि वो समझा ही नहीं इस मर्तबे को, उसे मैं दुख में शामिल कर रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे शेर हैं। एक और शेर सुनिए। स्वप्निल का शेर है कि अब इनके लिए आंखें पैदा करो, नए ख्वाब आए हैं बाजार में। तो मेरे ख्याल से अब हम आपकी कुछ गज़लें सुन लें, बातचीत हो गई, और फिर गज़लों के दौरान ही कुछ और बात हो पाएगी तो हम करेंगे ज़रूर। तो ओवर टू यू। माफ़ कीजिएगा, मैं उस तरीक़े से, जिस तरह से मैं बोलता हूँ और बोलते हुए अपने अंदर जो एक ऊर्जा महसूस करता हूँ, आज ज़रा उसमें कमी है, थोड़ी तबीयत की नासाजी की वजह से। बहरहाल मैं एक गज़ल के चंद शेर हाजिर करता हूँ। और फारूक साहब हमारे बड़े यहाँ बैठे हुए हैं, आदिल भाई बैठे हुए हैं, तो आप सबकी इजाज़त से मतलब देखें कि सारे ख्वाबों के इंतकाल के बाद, सारे ख्वाबों के इंतकाल के बाद आप और वो भी इतने साल के बाद, आप और वो भी इतने साल के बाद, और इसमें तलखी नहीं मिलेगी, एक शेर सुन लीजिए। और चारा भी क्या था इसके सिवा, फूल चूमे तुम्हारे गाल के बाद, तुमने देखा नहीं अदाकारो,
तुमने देखा नहीं अदाकारों उनका चेहरा मेरे सवाल के बाद। उनका चेहरा मेरे सवाल के बाद मेरी आंखें भी हो गईं पत्थर। मेरी आंखें भी हो गईं पत्थर एक छोटे से अंतराल के बाद। क्या बात है। एक छोटे से अंतराल के बाद ये लो रुमाल पोंछ लो आंखें। ये लो रुमाल पोंछ लो आंखें। हिज्र होना ही था विसाल के बाद। हिज्र होना ही था विसाल के बाद। और मुझ पे धमकी असर नहीं करती। मुझ पे धमकी असर नहीं करती। ये उरूज आया है जवाल के बाद। मुझ पे धमकी असर नहीं करती। ये उरूज आया है जवाल के बाद। और एक शेर ये देखिए खास तौर पे कि आसमां के इधर उधर देखो। आसमां के इधर उधर देखो उसने क्या क्या बुना है जाल के बाद। आसमां के इधर उधर देखो उसने क्या क्या बुना है जाल के बाद। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद शेर देखें। ये वो गज़लें सुना रहा हूँ जो किसी किताब में नहीं है जी। खाक उड़ाएं शौक से ए बंदा परवर रख दिया। खाक उड़ाएं शौक से ए बंदा परवर रख दिया। रख दिया कश्ती में हमने कुल समंदर रख दिया। रख दिया कश्ती में हमने कुल समंदर रख दिया। नींद की आंखों में उतरे ख्वाब से की माजरत। नींद की आंखों में उतरे ख्वाब से की माजरत। हमने एक आवाज पे तह करके बिस्तर रख दिया। हमने एक आवाज पे तह करके बिस्तर रख दिया। और मशवरा सूरज का आखिर काम आया इश्क में। मशवरा सूरज का आखिर काम आया इश्क में। नींद चांद के कदमों पे हमने साये सर रख दिया। मशवरा सूरज का आखिर काम आया इश्क में। चांद के कदमों पे हमने साये सर रख दिया। और फिर मासूमियत ऐसे उठी जैसे धुआं। और फिर मासूमियत ऐसे उठी जैसे धुआं। जिंदगी ने फूल के सीने पे पत्थर रख दिया। जिंदगी ने फूल के सीने पे पत्थर रख दिया। अब नई मंजिल की जानिब काफिले की सिमत है। अब नई मंजिल की जानिब काफिले की सिमत है। ताक पर दुनिया रखी और जिस्म को घर रख दिया। ताक पर दुनिया रखी और जिस्म को घर रख दिया। एक ये भी गजल के चंद शेर देखें कि हम दो हैं हमको तन्हा कर पाओ तुम तो आओ। हम दो हैं हमको तन्हा कर पाओ तुम तो आओ। तन्हाई में इजाफा कर पाओ तुम तो आओ। तन्हाई में इजाफा कर पाओ तुम तो आओ। बिखरे हुए हैं कितने टुकड़ों में गिनती करके। बिखरे हुए हैं कितने टुकड़ों में गिनती करो। ये भी कमी है मुझ में औरत नहीं है कोई। ये भी कमी है मुझ में औरत नहीं है कोई। एक आधा मर्द पूरा कर पाओ तुम तो आओ। एक आधा मर्द पूरा कर पाओ तुम तो आओ। हवा के बिन मुकम्मल होते कहाँ है आदम। हवा के बिन मुकम्मल होते कहाँ है आदम। हमको हमारी दुनिया कर पाओ तुम तो आओ। हमको हमारी दुनिया कर पाओ तुम तो आओ। यूं तो खुदा हो फिर भी एक शर्त है हमारी। यूं तो खुदा हो फिर भी एक शर्त है हमारी। हमको अगर अपना बंदा कर पाओ तुम तो आओ। हमको अगर अपना बंदा कर पाओ तुम तो आओ। मुद्दत हुई न पाया सानी तुम्हारा कोई। मुद्दत हुई न पाया सानी तुम्हारा कोई। कुछ और जख्म गहरा कर पाओ तुम तो आओ। जिसकी नवाजिशों ने खेमा जला दिया है। जिसकी नवाजिशों ने खेमा जला दिया है। उस छावनी पे हमला कर पाओ तुम तो आओ।
उस छावनी पे हमला कर पाओ तुम तो आओ। तो बाकी तो आप कुछ बताएंगे तो मैं पढ़ दूंगा। आप पढ़िए अभी। एक और चंद शेर देख लें कि अब क्या बचा है, खर्च अदाकार हो चुका। अब क्या बचा अब क्या बचा है, खर्च अदाकार हो चुका। पर्दा गिराओ इश्क का इजहार हो चुका। पर्दा गिराओ इश्क का इजहार हो चुका। नफरत की एक ईंट कहीं से न कम हुई। नफरत की एक ईंट कहीं से न कम हुई। मजहब का खेल जबकि बहुत बार हो चुका। मजहब का खेल जबकि बहुत बार हो चुका। साहिल पे आके उसने जला दी हैं कश्तियां। साहिल पे आके उसने जला दी हैं कश्तियां। अश्कों में तैर कर जो नदी पार हो चुका। अश्कों में तैर कर जो नदी पार हो चुका। इसके एवज में आप जो बख्शें कबूल है। इसके एवज में आप जो बख्शें कबूल है। मैं मुस्कुराने का तो गुनहगार हो चुका। मैं मुस्कुराने का तो गुनहगार हो चुका। दिलो नजर में तेरे रूप को बसाता हुआ। दिलो नजर में तेरे रूप को दिलो नजर में तेरे रूप को बसाता हुआ। तेरी गली से गुजरता हूँ जगमगाता हुआ। तेरी गली से गुजरता हूँ जगमगाता हुआ। गजल के फूल मेरे जहन में महकते हुए। गजल के फूल मेरे जहन में महकते हुए। तेरा ख्याल मुझे रात भर जगाता हुआ। तेरा ख्याल मुझे रात भर जगाता हुआ। और मेरे जुनूं से हरीफों के पांव उखड़ते हुए। मेरे जुनूं से हरीफों के पांव उखड़ते हुए। मैं जान देने के चक्कर में जहाँ बचाता हुआ। मैं जान देने के चक्कर में जहाँ बचाता हुआ। और किसे मिला तेरे कदमों में जान दे देना। किसे मिला तेरे कदमों में जान दे देना। मैं सुरखरू हुआ चाहत के काम आता हुआ। मैं सुरखरू हुआ चाहत के काम आता हुआ। तुम्हारी याद मुझे इस तरह से लगती है। तुम्हारी याद मुझे इस तरह से लगती है। कोई चिराग अंधेरे में झिलमिलाता हुआ। कोई चिराग अंधेरे में झिलमिलाता हुआ। और मेरे खिलाफ सभी साजिशें रची जिसने। मेरे खिलाफ सभी साजिशें रची जिसने। वो रो रहा है मेरी दास्तां सुनाता हुआ। वो रो रहा है मेरी दास्तां सुनाता हुआ। हमारी संगत लगातार वार होते हुए। हमारी संगत लगातार वार होते हुए। उसे बचाने में अक्सर मैं चोट खाता हुआ। उसे बचाने में अक्सर मैं चोट खाता हुआ। और ये भी चंद शेर देखें कि जिस्म दरिया का थरथराया है। जिस्म दरिया का थरथराया है। हमने पानी से सर उठाया है। जिस्म दरिया का थरथराया है। हमने पानी से सर उठाया है। और शाम की सांवली हथेली पर। शाम की सांवली हथेली पर एक दिया भी तो मुस्कुराया है। एक दिया भी तो मुस्कुराया है। अब मैं जख्मों को फूल कहता हूँ। अब मैं जख्मों को फूल कहता हूँ। फन ये मुश्किल से हाथ आया है। फन ये मुश्किल से हाथ आया है। और जिन दिनों आपसे तवक्को थी। जिन दिनों आपसे तवक्को थी। आपने भी मजाक उड़ाया है। जिन दिनों आपसे तवक्को थी। आपने भी मजाक उड़ाया है। हाले दिल उसको क्या सुनाए हम। हाले दिल उसको क्या सुनाए हम। सब उसी का किया कराया। सब उसी का किया कराया। वापस कहिए जी वापस कहिए इरशाद। हाले दिल उसको क्या सुनाए हम। सब उसी का किया कराया।
चंद शेर ये भी देखें कि बहुत चुप हूं कि हूं चौंका हुआ मैं, बहुत चुप हूँ कि हूं चौंका हुआ मैं, जमी पर आ गिरा उड़ता हुआ मैं, जमी पर आ गिरा उड़ता हुआ मैं, बदन से जान तो जा ही चुकी थी, बदन से जान तो जा ही चुकी थी, किसी ने छू लिया जिंदा हुआ मैं, किसी ने छू लिया जिंदा हुआ मैं, भंवर में छोड़ आए थे मुझे तुम, भंवर में छोड़ आए थे मुझे तुम, किनारे आ लगा बहता हुआ मैं, किनारे आ लगा बहता हुआ मैं, बज़ाहिर दिख रहा हूँ तन्हा तन्हा, बज़ाहिर दिख रहा हूँ तन्हा तन्हा, किसी के साथ हूँ बिछड़ा हुआ मैं, किसी के साथ हूँ बिछड़ा हुआ मैं, अब अपने आप को खुद ढूंढता हूँ, अब अपने आप को खुद ढूंढता हूँ, तुम्हारी खोज में निकला हुआ मैं, तुम्हारी खोज में निकला हुआ मैं, मेरी आंखों में आंसू तो नहीं है, मेरी आंखों में आंसू तो नहीं है, मगर हूँ रूह तक भीगा हुआ मैं, मगर हूँ रूह तक भीगा हुआ मैं। और शेर आखिर ये है कि बनाई किसने ये तस्वीर सच्ची, बनाई किसने ये तस्वीर सच्ची, वो उभरा चांद ये ढलता हुआ मैं, वो उभरा चांद ये ढलता हुआ मैं। हम आखिरी सेगमेंट पर हैं और ऑडियंस में से कोई भी कुछ पूछना चाहे, कुछ बात करना चाहे, कोई सवाल पूछना चाहे तो उसके लिए अभी हम। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुभा, मैं रहने वाली तो यहीं की हूँ, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, पर वहाँ से यानी अवध से मेरा पुराना ताल्लुक़ है, मेरी स्टडीज़ वगैरह वही हैं, तो कहीं मेरे दिल में भी वो है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आज आपकी शायरियाँ सुन के थोड़ा सा मतलब भावुक हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने भी जी हैं। इसलिए आपने कहीं ना कहीं बार बार एक ही बात कही कि कुछ अपने शेर भी पराए लगे और कुछ दूसरों के शेर भी अपने लगे। क्या आप लोगों के लिए ये कह रहे हैं या सिर्फ शेर ही ऐसे आपको लगे? ये सिर्फ शेर शायरी के मतलब ऐसा तो नहीं कि कहीं आपकी कोई मैंने ये तो सुना था कि शायरी के शेर के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं आज दूसरा रूप भी। थैंक यू सर। मेरा नाम अंशु हर्ष है। हर शेर में या हर नज़्म गज़ल में जो भी आपने एक सामने किसी को अपनी बात अभिव्यक्त की है या उससे प्रेरणा लेकर अपनी बात कही है, तो ये प्रेरणा कौन है, इसके बारे में बताइए। ये प्रेरणा जिंदगी और जिंदगी से मिला हुआ अनुभव है। आपने जैसे बकुल देव जी जब आपसे बात भी कर रहे थे तो तंज बहुत है आपकी शायरी में, और आपने भी बहुत बार कहा कि आपको हीन भावना थी और ये सब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका दिल टूटा है कभी? रोज टूटता है। नहीं, वो मैं जिस संदर्भ में पूछ रही हूँ वो बताइए। नहीं, आप जिस संदर्भ में पूछ रही हूँ उसी संदर्भ में बता रही हूँ। रोज टूटता है। कोई महबूबा आपकी रही हो, वो दिल तोड़ के चली गई हो, उसने आपको लोग रोज एक इश्क करते हैं और रोज वो चली जाती है। आप बताना नहीं चाहते तो ठीक है। और कोई ऑडियंस में से? फिर एक आध और सुन लिया जाए। हमारे पास 5 इनकी एक और किताब होगी, दूसरा इश्क को रखिए। अच्छा, कोई नहीं, मैं ऐसे जो मुझे याद आते हैं कुछ शेर सुना देता हूँ। बॉलीवुड में जो आपके गीत हैं वो? हाँ, कुछ वो तो
इतना कोई गिनवाने लायक अभी काम नहीं कर पाया हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर वो गिनवाने लायक होते तो आप जानते पहले से ही, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहरहाल मैं कुछ शेर और हाजिर किए देता हूँ। लफ्ज़ कल इतने नुकीले हो गए, लफ्ज़ कल इतने नुकीले हो गए, खामोशी के गाल गीले हो गए, खामोशी के गाल गीले हो गए। एक उदासी है मेरी अर्धांगिनी, एक उदासी है मेरी अर्धांगिनी, क्या तुम्हारे हाथ पीले हो गए, क्या तुम्हारे हाथ पीले हो गए। बात यह है इश्क तन्हा पड़ गया, बात यह है इश्क तन्हा पड़ गया, बात यह है इश्क तन्हा पड़ गया। मुझ में ही कितने कबीले हो गए, मुझ में ही कितने कबीले हो गए। और जिंदगी का विष तो ज्यों का त्यों रहा, जिंदगी का विष तो ज्यों का त्यों रहा। शायरी के कंठ नीले हो गए, शायरी के कंठ नीले हो गए। और कुछ शेर हाजिर कर देता हूँ कि किसी रदीफ किसी काफिये से पहले का, किसी रदीफ किसी काफिये से पहले का, मैं एक शेर हर एक फलसफे से पहले का, मैं एक शेर हर एक फलसफे से पहले का। और बदन से पहली मुलाकात याद है तुमको, बदन से पहली मुलाकात याद है तुमको। हमारा इश्क है उस वाक़े से पहले का, हमारा इश्क है उस वाक़े से पहले का। न देख रेत से पानी निचोड़ लाया हूँ, न देख रेत से पानी निचोड़ लाया हूँ। तू बाप देख मेरे इस किए से पहले का, तू बाप देख मेरे इस किए से पहले का। जो हाशिए पर है उनका दुख तो फिर भी ठीक, जो हाशिए पर है उनका दुख तो फिर भी ठीक। मैं आदमी हूँ मगर हाशिए से पहले का, मैं आदमी हूँ मगर हाशिए से पहले का। मैं जानता हूँ सिकंदर जी शेर कहते हैं, मैं जानता हूँ सिकंदर जी शेर कहते हैं। पता करो सबब इस अलमिये से पहले का, पता करो सबब इस अलमिये से पहले का। और कोई शेर याद आ तो वो भी सुना दीजिए। ये भी बकुल भाई की गजल सुना देता हूँ। तुम अब तक तो पहले इश्क से सुना रहे थे, दूसरे इश्क से सुना दो यार। ये दूसरा इश्क ये किताब ये यहाँ दूस- पड़ी है। दूसरे इश्क से ये दोनों गजलें थी। अच्छा ठीक है। तो हौसला भले न दो उड़ान का, हौसला भले न दो उड़ान का, हौसला भले न दो उड़ान का। तस्करा तो छोड़ दो थकान का, तस्करा तो छोड़ दो थकान का। शब हमारा चांद छत पे आया तो, शब हमारा चांद छत पे आया तो रंग उड़ गया था आसमान का, रंग उड़ गया था आसमान का। और मैं चिराग से जला चिराग हूँ, रोशनी है पेशा खानदान का, रोशनी है पेशा खानदान का। अच्छा साहब ये भी पढ़ देते हैं। ये कभी नहीं कहीं नहीं पढ़ी, आपकी फरमाइश में पढ़ रहा हूँ। उस गली ही में आना जाना था, उस गली ही में आना जाना था। वो भी क्या दौर क्या जमाना था, वो भी क्या दौर क्या जमाना था। दर्दे दिल को मियाँ दबाना था, दर्दे दिल को मियाँ दबाना था। आंसुओं को तो मुंह चढ़ाना था, आंसुओं को तो मुंह चढ़ाना था। काम क्या खूब था मेरे ज़िम्मे, काम क्या खूब था मेरे ज़िम्मे। चांद को आईना दिखाना था, चांद को आईना दिखाना था। और जग के कदमों पे रख दिया क्यों कर, जग के कदमों पे रख दिया क्यों कर। सर तो अपनी तरफ झुकाना था, सर तो अपनी तरफ झुकाना था।
शेर इसमें शायद नहीं। उस गली ही में आना जाना था, वो भी क्या दौर क्या ज़माना था। खैर आखिर में वो 2-3 शेर पढ़े वाले जी जी जी। वो भी क्यों छूट जाए। आदिल भाई कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कम पढ़ोगे बहुत, लेकिन अभी बहुत नाराज़ हो रहे होंगे। आँखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजाकर बैठ गई। आँखों की दहलीज पर आकर बैठ गई, तेरी सूरत ख्वाब सजाकर बैठ गई। रोने की तरकीब हमारे आई काम, रोने की तरकीब हमारे आई काम। गम की मिट्टी पानी पाकर बैठ गई, गम की मिट्टी पानी पाकर बैठ गई। बूढ़ी माँ का शायद लौट आया बचपन, गुड़ियों का अंबार लगाकर बैठ गई, गुड़ियों का अंबार लगाकर बैठ गई। कल तेरी तस्वीर मुकम्मल की मैंने, फौरन उस पर तितली आकर बैठ गई, फौरन उस पर तितली आकर बैठ गई। तेरे शहर से होकर आई तेज हवा, फिर दिल की बुनियाद हिलाकर बैठ गई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपका सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी साहब कि इतना सुंदर और इतनी सुंदर शाम हम सब के लिए आज आप यहाँ पर आए दिल्ली से और इतनी सुंदर आपने गज़लें पढ़ी। थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बकुल देव जी का भी, जिन्होंने पूरा जस्टिस किया। और मॉडरेटर आई थिंक उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि एक गेस्ट हो, बिकॉज अगर मॉडरेटर चाहे तो वो मैक्सिमम चीज़ें उस गेस्ट पोएट से पूछवा सकता है, पूछ सकता है। तो आज मुझे लगता है कि बहुत ही गजब की जोड़ी थी लफ्ज़ के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुलसुम मलिक जी का, जो एहसास वुमेन ऑफ जयपुर हैं, कि वो आकर यहाँ पर हमारी तरफ से हमारे गेस्ट पोएट इरशाद साहब को और बकुल देव जी को एक मोमेंटो दें, एक हैंडीक्राफ्ट जो जयपुर की स्पेशलिटी है। तो जी बिल्कुल इरशाद साहब को, एक इरशाद साहब को दें और एक बकुल जी को। जोरदार तालियां हो जाए। मैं फीमेल दे रही हूँ आपको और खूबसूरत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस वजह से भी अब डेली बेसिस पे दिल ना टूटे। जी कुलसुम जी, बकुल जी को भी हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। प्रभा केतन फाउंडेशन हमेशा हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करता है और अपनी भाषा अपने लोग के तहत हम लोग यही करते हैं। एक तीनों आप लोग तस्वीर ले लें नीचे आके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की शाम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने बताया कि लव्स जो एक प्रयास है वो जॉइंटली प्रस्तुत किया है रेखता फाउंडेशन और प्रभा केतन फाउंडेशन ने, और श्री सीमेंट्स के CSR इनिशिएटिव के तहत इसको सपोर्ट किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC राजपुताना। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल फिर हम बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। आप अपनी बुक साइन करवा सकते हैं इरशाद साहब से। धन्यवाद। मिलेगा वही जहां तू रुक थोड़ा सा पाएगा, घर आने से डर जाने को बना नहीं था तू। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव, मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ।
आओ जी मेरे देश मेरे गाँव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ। आओ जी मेरे देश मेरे गाँव मेरी धूप मेरी छाँव से मिलाओ।